हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 2 AC हिंदी का ये 3 सवाल बता रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। इस 3 सवाल से आप सभी बच्चे 45 नंबर लेके आ सकते हैं 50 में से। ठीक है, तो कौन से 3 सवाल है आइए जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर हमारे न्यू आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे आप लोग कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट सेक्शन पे सारे वीडियोस अपडेट किए हुए हैं, आप जाके देखना चाहे देख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको संप्रेषण तो पढ़ाया हुआ है, लेकिन इस सवाल में पढ़ने वाले हैं हम लोग संप्रेषण की जो विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संप्रेषण की विशेषताओं का वर्णन करने बोला गया है। तो क्या है संप्रेषण आइए जानते हैं। सबसे पहले तो संप्रेषण हमने आपको बताया हुआ था कि आप अपने विचार, संदेश, भावनाएं जब लोगों तक पहुंचाते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारे पास संप्रेषण कहलाता है। इसी संप्रेषण की देखिए कुछ विशेषताएं हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार बताया हुआ है। सबसे पहले ये क्या है, एक प्रकार का द्विपक्षीय प्रक्रिया, मतलब टू वे प्रोसेस होता है। यानी अगर जैसे मैं आप सही बच्चों को समझा रहा हूँ, आप सही बच्चे सुन रहे हैं, तो ये दो तरीके मतलब प्राप्तकर्ता और बेसिक जो संप्रेषक हो गया, दोनों के बीच का एक संवाद होता है हमारे पास, जिसको हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण एक द्विपक्षीय प्रक्रिया जिसमें दोनों पक्ष, जिसमें प्रेषक यानी जो भेजने वाला और प्राप्तकर्ता जो प्राप्त करता है हमारे पसंद है, दोनों सक्रिय रूप से यहाँ पर क्या होता है, शामिल होते हैं। यह संदेश भेजने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने का क्या होता है, सिलसिला होता है, जिससे संप्रेषण और समझ का आदान प्रदान होता है। यानी एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें आप अपने संदेश को भेजते हैं, लोग प्राप्त करते हैं, उसके बाद उससे क्या समझा जा रहा है, इन सभी चीजों का ये आदान प्रदान करने का पूरा प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग द्विपक्षीय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बोली या विशेषता बोली, वो है हमारे पास ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होता है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि सूचनाओं का यहाँ पर आदान प्रदान होता है, यानी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है हमारे पास। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो संप्रेषण का जो मुख्य उद्देश्य है वो सूचनाएं, विचार, भावनाएं या संदेशों को क्या करता है, आदान प्रदान करना होता है। यानी सबसे मेन काम इसका क्या है हमारे पास है कि संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को या संदेशों को ये आदान प्रदान करने का कार्य करता है, यानी भेजने का, लोगों तक पहुंचाने का। यह प्रक्रिया जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया के थ्रू हम क्या करते हैं, जो जानकारी हमारे पास है वो एक व्यक्ति से हम बहुत लोगों तक, यानी दूसरे व्यक्ति नहीं बहुत लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट है हमारे पास जिसमें बताया हुआ है कि संदेश की अस्पष्टता यानी क्लैरिटी ऑफ मैसेज हमारे पास। तो इसमें बताया हुआ है कि संप्रेषण में संदेश का स्पष्ट होना, यानी जो भी मैसेज दिए जा रहे हैं वो स्पष्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। यदि संदेश अस्पष्ट होगा या भ्रमपूर्ण होगा, यानी उसमें कोई जानकारी छिपी हुई रहेगी, तो लोग उससे समझने में कठिनाई होगी, जिससे संदेश को हम लोग जो सरल बनाने की कोशिश करें वो सरल ना होकर और जटिल हो जाएगा, जिससे कई अर्थ निकल सकते हैं और लोगों के पास जब गलत संदर्भ निकलेगा तो लोग उससे कुछ भी बेसिकली समझेंगे तो गलती, नकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा ना हमारे पास। तो ये समझना होता है। अगला हमारे पास होता है प्रतिक्रिया, यानी जिसे हम लोग फीडबैक कहते हैं। तो संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण विशेषता या प्रतिक्रिया होती है वो है हमारे पास फीडबैक होता है, जिसे प्रतिक्रिया कहते हैं। यह संकेत है कि जो मतलब बेसिकली फीडबैक बताता है कि आपके द्वारा जो भी दी गई जानकारी है वो सही है, गलत है या कैसा है, वो बताता है हमारे पास। तो प्रतिक्रिया से सुनिश्चित होता है कि संप्रेषण सफल रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बच्चों को इस वीडियो के थ्रू पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो अच्छा बना है, हेल्पफुल बना है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं। नहीं लगता कि गलत है तो भी आप डिसलाइक का ऑप्शन आपका डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप विचार रख सकते हैं या इंटरनेट पे अपने विचार रख सकते हैं कि हाँ भैया गलत पढ़ा, जो भी लगता है आप बता सकते हैं। ये फीडबैक होता है हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास है माध्यम का चयन, जिसे हम लोग कहते हैं चॉइस ऑफ मीडियम कहा जाता है। संप्रेषण में सही माध्यम का चयन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, जिसमें संदेश को भेजने के लिए जो उपयुक्त माध्यम होते हैं, जैसे वाचिक हो गए, लिखित हो गया, डिजिटल हो गया, यानी माध्यम का सही चयन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं अभी के जमाने में, अगर करंट सेशन को देख के चला जाए तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग जुड़ते हैं हमारे पास से। अगर भारत का कोई अपना एक प्लेटफॉर्म होता तो उससे हम लोग जुड़ सकते थे, लेकिन हमारी भारत सरकार बोली या देश का ही भाग्य है कि हमारे पास खुद का प्लेटफॉर्म नहीं होकर दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ रहा है। तो अगर सही माध्यम हमारे पास रहेगा तो और लोगों तक सही चीजें पहुंच पाएगा। तो ये माध्यम का सही चयन होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास संदर्भ, जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट कहते हैं।
तो संप्रेषण हमेशा किसी भी संदर्भ या वातावरण में ये होता है हमारे पास। संदर्भ में इसमें देखिए, इस संदर्भ में भौतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक और भावनात्मक जो भी स्थितियां होती है, ये सभी चीजें इनमें शामिल होता है। जो संप्रेषण के भाव को क्या करता है, प्रभावित करता है। और मान लीजिए अगर आपका बेसिकली जो संप्रेषण का भाव को प्रभावित करेगा, अगर तो सही लोगों तक सही रूप से क्या कर पाएगा, या पहुंच पाएगा। अगला है शोर, यानी जिसे हम लोग रुकावट भी कहते हैं, नॉइज भी कहा जाता है। मान लीजिए संप्रेषण में कोई रुकावट आ रहा है, अब किसी प्रकार रुकावट हो सकता है, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, भावनात्मक भी हो सकता है। यह संप्रेषण प्रक्रिया को प्रभावित करता है और संदेश की जो स्पष्टता है उसको कम करने का कार्य करता है। अगला 8 नंबर पॉइंट है सार्थकता, हमारे पास मीनिंगफुलनेस जिसे कहते हैं। संप्रेषण का जो संदेश है वो केवल सूचनाओं का आदान प्रदान ही करना नहीं, बल्कि जो प्राप्त करते हैं, जो रिसीवर है, उससे वो क्या अर्थ निकाल रहे हैं, एक अर्थपूर्ण मतलब निकले और समझने योग्य होने चाहिए। एक सार्थक शब्द, जो सार्थक संदेश होता है, तभी प्रभावी होता है जब प्राप्तकर्ता के लिए उपयोग वो बहुत ज्यादा क्या हो सके, हमारे पास उपयोगी और उपयुक्त हो, तो ही ये काम करता है। पॉइंट नंबर 9 है मूल्य और संस्कृति, वैल्यूज एंड कल्चर्स की अगर हम बात करें तो संप्रेषण में क्या होता है, प्रेषक और जो प्राप्त करता है, यानी जो बेसिकली रिसीवर है और सेंडर है, बेसिकली दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और मूल्य क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृति और मूल्यों के अनुसार ही क्या करते हैं, हम संदेश को समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे बच्चे ये पढ़ रहे हैं, अगर हो सकता है कि किसी, मान लीजिए हमारे भारत में देखिए विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सभी को जरूरी नहीं कि हिंदी ही आती है, ठीक है। अब ये कहीं मतलब और कुछ निकल सकता है, अगर कोई दूसरे अगर कह सकते हैं हमारे राज्य में चला जाएगा ये भाषा मान लीजिए, तो समझने वाले कुछ और मतलब निकल सकता है, क्योंकि शब्दों का हेर फेर आप लोग जानते ही यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारे पास है समय और स्थान। तो संप्रेषण का जो समय और स्थान पे बहुत महत्व रखता है। जैसे किसी विशेष समय पर या सही संदर्भ में संदेश अधिक प्रभावी, जैसे कोई सही समय चल रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहे हैं, तो सही चीज को देख के वहां पर बोलना पड़ता है। और संदेश की जो प्रासंगिकता होती है और प्रभाव जो होता है वो समय और स्थान पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। तो ये सारी की सारी क्या है, विशेषताएं हमारे पास संप्रेषण की, जो संप्रेषण को एक प्रभावी और सफल इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे विचार या संदेश जो है उसका आदान प्रदान सटीक रूप से यहाँ पर किया जा सकता है। याद रखिएगा। तो अगला सवाल है हमारे पास कि पल्लवन किसे कहा जाता है, ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में एक्सपेंशन कहते हैं। और इसके नियम पर भी चर्चा करना है, इसके महत्व के बारे में बताना है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है। तो 15 नंबर का ये सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पल्लवन क्या होता है। तो मान लीजिए किसी भी निर्धारित विषय, जैसे मान लीजिए कोई सूत्र वाक्य दिया हुआ है, कोई उक्ति दिया हुआ है, कोई विवेचवादी मान कोई बिंदु या कोई उदाहरण या कोई तर्क कुछ भी दिया हुआ है, उसके आदि से पुष्ट करते हुए आप उसको प्रभावमयी, सहज मतलब इजी वे में और इस प्रकार समझा दीजिए। मौलिक सारगत विचारधारा विस्तार पूर्वक उस चीज को समझाना क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। इसे विस्तारन भी कह सकते हैं आप लोग, भाव विस्तारन भी कह सकते हैं, भाव पल्लवन, यानी कुछ भी कहा जा सकता है जिससे आप विस्तार पूर्वक अच्छे समझ सकते हैं। हो सकता है ऊपर वाला अभी आपको शायद समझ डिफिनेशन ना हो, लेकिन मैं यहाँ पर और डिफिनेशन देना चाहूंगा जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि सूत्र रूप में कोई चीज मान लीजिए लिखा या कही गया जो बात है, उसके गर्भ में जो भाव लिखे गए हैं और उसके जो विचार है उसका एक पुंज उसमें छिपा हुआ होता है। विद्वान जो है, विद्वान जन जो बेसिकली कहते हैं, एक पंक्ति पर क्या करते हैं, घंटों बोल लेते हैं। मतलब एक जो पंक्ति, जिसे अगर कोई भी शायर को सुनिएगा या कोई विद्वान लोग को सुनिएगा, वो एक ही बात पर बहुत सारी चीजें बता सकते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही उस चीज पर रख देते हैं। यही कला क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। तो पल्लवन का यह अर्थ नहीं है कि उस स्थान का, उस कथन का अर्थ या भाव लिखा जा सके, उसकी व्याख्या के जरूर हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मूल भाव है उसे वक्ता के मंतव्य को ये स्पष्ट करने का काम करता है कौन, पल्लवन करता है। अब देखिए इसी पल्लवन के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है कि पल्लवन के लिए मूल अवतरण के जो वाक्य होते हैं, बेसिकली हमारे पे ये जो सूक्तियां होती है या लोकोक्तियां होती है या कहावत होते हैं, सबसे पहले जो भी चीज अगर आप पल्लवन करें उनका सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, ताकि उसके मूल के जो भी संपूर्ण भाव है आप उससे अच्छी समझ सकें। जैसे बचपन में आपसे बच्चे कविताएं पढ़ते होंगे, चाहे आप किसी कविता, किसी कहानी कविता पढ़ते होंगे, उस चीज को अगर अच्छे से पढ़िएगा नहीं तो आप समझ नहीं पाइएगा, और समझ नहीं पाइएगा तो उसका कुछ गलत मतलब निकल सकता है हमारे पास। इसलिए पल्लवन से क्या होता है हमारे पास, अगर उसको विधिवत या फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छे से लोग उसे समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास कि मूल विचार तथा जो भाव होते हैं या भाव के नीचे जो दबे अन्य सहायक विचार होते हैं उनको समझने की चेष्टा करिए। यानी इसके नियम क्या है हमारे पास पल्लवन के लिए, कि जो भी उसमें मूल विचार है या जो भाव के नीचे मान लीजिए जो भी सहायक विचार है उनको समझने की ये चेष्टा करनी चाहिए हमारे पास। तीसरा हमारे पास है पॉइंट बताया हुआ है कि मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक करके जो भी चिन्हित, जो भी निहित विचार है
उनको एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करिए, ताकि कोई भी भाव अथवा विचार, देखिए मान लीजिए आपने जो भी चीज पढ़ा, अगर उसको आप क्या करें, सबसे पहले एक एक करके एक अनुच्छेद में उसको लिखना स्टार्ट कर दिए, ताकि वहां पर हमने जो भी मेन चीजें बताई है, जो भाव है वो कहीं छूट ना जाए, ये बताया हुआ है। चौथा नंबर पॉइंट बताया हुआ है कि अर्थ अथवा विचार का यहाँ पर विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में जहां तहां ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दिए जा सकते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि उसका अर्थ बताने समय अगर आपको लगता है कुछ उदाहरण देना चाहे, कुछ तथ्य देना चाहे, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। पांचवा नंबर पॉइंट है, जो भाव और भाषा की जो अभिव्यक्ति होती है उसमें आपको पूरी स्पष्टता देनी चाहिए, उसमें मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे हो और भाषा अत्यंत बहुत ज्यादा आपको सरल रूप में समझाना चाहिए। जैसे अलंकृत भाषा लिखनी, जैसे आपको मालूम अलंकार आपने पढ़ा होगा, शब्दों को हम क्या करते हैं, सजाने के लिए बहुत सारे अलंकार को इस्तेमाल करते हैं। अलंकार मतलब जोली मत सोच लीजिएगा, ये हिंदी व्याकरण में आपने अलंकार पढ़ा होगा, ताकि उसको अगर अलंकार यूज करेंगे तो अलंकार से क्या होगा, शब्दों का मायना बहुत बदल जाता है। उन सब चीजों से हमें बचना याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 बताया हुआ हमारे पास कि पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक, मान लीजिए जो भी कहानी से जुड़ा हुआ आपके पास जो बात है भाई उसी को रखना है, कोई फालतू चीज इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 7वां नंबर पॉइंट हमारे पास बताया हुआ है कि पल्लवन में लेखक को जो मूल तथा जो गौण या भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना, देखिए पल्लवन में क्या है, मान लीजिए जो लेखक है वहां पर जो भी भाव या विचार है उसकी टीका टिप्पणी या आलोचना नहीं करनी चाहिए। नहीं तो इससे क्या होगा, लेखक लोगों के मन के भावों को अधिक रूप से क्या कर सकता है, समझा सकता है। पल्लवन की जो रचना है वो हर हालत में अन्य पुरुष में क्या होनी चाहिए, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष, तो उसमें ये अन्य पुरुष में होनी चाहिए। पल्लवन जो होना चाहिए वो व्यास शैली की होनी चाहिए, जिसमें समाज शैली नहीं होना चाहिए, मतलब समाज भाषा में ना लिखे उसमें। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास में किया जाना चाहिए। और पल्लवन में निम्नात्मक का मतलब आपका निम्न के रूप में इसका गुण बताना चाहिए या गुण होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके कुछ नियम थे। अब इस पल्लवन की हमें क्यों आवश्यकता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, जब मूल भाव क्या होता है, संक्षिप्त या सघन या जटिल होता है, तब विस्तार, मान लीजिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, अगर वो संक्षिप्त है, सघन है या जटिल है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ता है, विस्तार की उसमें आवश्यकता पड़ती है, जो सबसे जरूरी चीज है। जब किसी उक्ति में मान लीजिए जो निहित भाव है उनको स्पष्ट करना पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास भाव पल्लवन किया जाता है। ठीक है, यानी जब मान लीजिए कोई भी उक्ति है उसमें हमने कोई भाव का को बताना है, तो ये क्या कहलाएगा, भाव पल्लवन के नाम से जाना जाता है हमारे पास। अगला पॉइंट है हमारे पास है कि जब कोई विचार या उक्ति या जानकारी मान ली अधूरी हो, तब उसे अधिक स्पष्टता के साथ आपको उसको प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें पल्लवन किया जाता है। अब इसी पल्लवन की देखिए हमने आपको यहाँ पर विशेषता बारे में बात करें तो पल्लवन से क्या होता है, किसी भी जो उक्ति हो गया, वाक्य हो गया, सूक्ति हो, कहावत हो गई, जो भी है, इसके अर्थ को हम लोग क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक या फिर अच्छे से समझा के यहाँ पर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पल्लवन में उदाहरण, तर्क या विश्लेषण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। पल्लवन में जो मूल विचार के सभी पहलुओं को यहाँ पर विस्तारित रूप में किया जाता है। पल्लवन में देखिए क्या होता है, मूल विचार को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में क्या करता है, प्रस्तुत किया जाता है। तो पल्लवन में देखिए क्या होता है, प्रसंग निर्देश के साथ साथ आलोचना, टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी, छूटनी है, इसमें ये सब इंक्लूड नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अगर हम उदाहरण के रूप में बात करें, जैसे उदाहरण में हमने दिया हुआ एक कहावत दिया हुआ है, ठीक है, कछुआ चाल से सफलता मिलती है। अब बोलिए भैया इसके, अब बोलिए ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी हुई है, हाँ एकदम पढ़े हो, कछुआ और खरगोश का कहानी आपने पढ़ा होगा। जैसे इस कहानी का अर्थ है कि अगर आपके जीवन में कछुआ धीरे धीरे चलता है, उसे समय लगता है, तो अगर आप कोई चीज लगातार करोगे और धैर्य से प्रयास करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। कछुआ भले ही धीरे चलता है लेकिन वो अपनी यात्रा कभी नहीं छोड़ता है। इसी तरह अगर आपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगातार प्रयास करना होगा। तो क्या आपने इस कहावत में जो भी चीज बातें लिखी हुई थी उसे अच्छे से समझा कर प्रकट किया, यही क्या कहलाता, पल्लवन कहलाता। एक और लिखा हमने लोकगीतिया, पानी पानी जान पहचान बनी, यानी भाव पल्लवन इसका अगर करने जाते हैं, यह लोकगीतिया हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, हमें अपने साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। कठिनाई के समय हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, ये सबसे बड़ा यहाँ मानव जीवन में हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उदाहरण 3 में अगर बात करें, एक सूत्र वाक्य दिया हुआ है, सत्य की ही जीत होती है हमारे पास। तो इसका मतलब अगर भाव पल्लवन करने जाए कि सत्य हमेशा अंततः क्या होता है, लास्टली जीतता ही जीतता है। भले झूठ कितना भी प्रचार प्रसार हो जाए लेकिन झूठ कभी जीत नहीं सकता, हमेशा जीत सत्य की होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाएगा। तीसरा यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास यहाँ पर। और ये सवाल देखिए यहाँ पर आपके 15 नंबर पेपर में होता क्या है कि एक मतलब 15 नंबर पेपर एक 1 नंबर 2 नंबर दिए है, इस प्रकार का सवाल आया हुआ पेपर में कि भारत की एकता इसकी विविधता में छिपी हुई है।
इस कथन का आपको पल्लवन करने बोला गया। आप बताइए कैसे करिएगा। तो इसके बाद देखिए हम लोग कुछ जानकारी बताते हैं। जैसे भारत की एकता जो है इसकी विविधता में छुपी है, यह कथन हमारे देश की जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जो भी हमारे भाषाई यहाँ पर विविधताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय समाज की एक विशेषता को यह क्या करता है, दर्शाने कार्य करता है। हमारे भारत में अनेक धर्म, जातियाँ, भाषाएं, संस्कृति और रीति रिवाज हैं, फिर भी यहाँ हमारे पास एकता अभूतपूर्व है। यहाँ एकता बहुत ज़्यादा हमारे पास। यह विविधता देश में, हमारे देश में इतनी विविधता रहने के बावजूद हमारे देश के सभी लोग एकजुट रहते हैं, लेकिन यह सभी एक समृद्ध और विविध धारा का हिस्सा है जो हमारे भारत को पहचान बनाती है। बेसिकली भारत का अगर इतिहास भी निकाले तो इतिहास में इस एकता की मिसाल प्रस्तुत करता है। अलग अलग क्षेत्रों में देखिए हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ, भाषा होने के बावजूद हमारे भारतीय समाज एकजुटता का अनुभव किया जा सकता है। भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को बेसिकली समान अधिकार और स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की है, जिससे देश में एकता बनाए रखने की मदद मिलती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, धार्मिक विविधता के बावजूद हमारे भारतीय समाज में जितने भी त्यौहार, सांस्कृतिक आयोजन दौरान लोग आपस में मिलजुल कर सामूहिक रूप से क्या करते हैं, खुशी मनाते हैं, जो हमारे बीच की एकता को यहाँ पर दर्शाता है। तो इस कथन का अगर हम लोग पल्लवन करते हुए हम यह कह सकते हैं कि भारत में भले विभिन्नता यहाँ पर है, विभिन्नता का होना, लेकिन ये हमारी एकता की ताकत बताता है। जैसे एक धागे में बुनाई के कई रंग हो सकते हैं, जैसे हमारे देश की विविधता एक दूसरे को समृद्ध करती है और यह हमें एक मजबूत राष्ट्र बनने की मदद करती है। यह विविधता हमें परस्पर क्या करती है, समझ और सम्मान सिखाती है, जो हमारे भारतीय समाज की क्या एक अनमोल धरोहर के रूप में। तो ये कथन था, हमारे पास कथन दिया हुआ था, उसका ये आंसर था। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, आपको आज इस कमेंट बॉक्स में बताना है। लगता है हेल्पफुल है, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। नहीं हेल्पफुल है, कमेंट बॉक्स फिर भी ओपन है, अपने विचार आप लोग बता सकते हैं। तो शेयर कर देना इस वीडियो को, ताकि आप सही बच्चों को दोस्तों भी 45 नंबर आ सके इस वीडियो को देख के। मिलते हैं इस वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक आप सही बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए।